नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज से वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर वर्ग 3 में ऑनलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उनके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जिसके चलते आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कोई भी डाउट आपका ना रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि विभाग की तरफ से जो डॉक्यूमेंट अपलोड के संबंध में आदेश जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा हेतु दस्तावेज अपलोड के संबंध में, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 29 से आपके 4 जनवरी तक डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है उनसे अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित है। इसी आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थीता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी। विभाग की तरफ से यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है कि जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है उनको अपना जाति प्रमाण पत्र डिजिटल बनवाना है। जैसे SC ST OBC हैं और जिनका चयन आय आधारित आरक्षण का लाभ लेकर हुआ है उनको अपना वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र बनवाना है। अभी आरक्षण का लाभ आय का किसको मिलता है? EWS वालों को, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट इनकम के आधार पर बनता है। तो इनको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है। और बाकी जिनको कैटेगरी का लाभ मिला है उनको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवाने की बात कही गई है। जबकि इनके द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मान्य किए गए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भर्ती के बीच में नियम बदले जा रहे हैं। अगर हम बात करें वर्ग 1 की, तो वर्ग 1 के लिए भी ऐसा आदेश जारी हुआ था, लेकिन अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद अंतिम चयन सूची के पहले सारी चीजें मान्य की गई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड के समय पर आदेश जारी कर दिया है। आगे देखें, ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांगता श्रेणी से हुआ है उनको कम से कम 40% या उससे अधिक का स्थायी दिव्यांगता का समक्ष अधिकारी द्वारा या मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। तो फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थी भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कम से कम 40% या उससे अधिक का स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी वो आपका मान्य किया जाएगा। अगर आप 40% से कम का करेंगे तो वो मान्य वहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विज्ञप्ति में जो जारी किया गया था प्राथमिक शिक्षक पद हेतु डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे पहला है जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है। सेकंड है 12th की मार्कशीट। और थर्ड है स्नातक उपाधि की अंक सूची। तो यहाँ पर स्नातक उपाधि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो किसे अपलोड करना है? जिन्होंने B.Ed किया है। और 12th की अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पर DLED मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो DLED वालों को 12th बेस पर काम चल जाएगा और जिन्होंने B.Ed किया है उनको स्नातक की उपाधि अपलोड करना पड़ेगी। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, स्नातक की उपाधि हो, DLED हो या फिर B.Ed हो, इनमें आपको सभी सेमेस्टर की सभी ईयर की मार्कशीट लगानी है। और अगर आपकी एक ही मार्कशीट में सारी चीज़ें हैं तो आपको वहाँ पर एक ही लगानी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला आप देखें, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध हो या फिर नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। तो यहाँ पर विज्ञप्ति जो विभाग ने जारी की थी उसमें दोनों बातें कही गई थी कि एक तो आपके यहाँ पर या तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए और दूसरा या फिर आपका नवीनतम होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर विज्ञप्ति में मान्य की गई थी, लेकिन अब अचानक से आदेश जारी होता है कि सभी लोग जिनके भी जाति प्रमाण पत्र लगे हैं उनको अपना डिजिटल बनवाना है। तो आप लोग भी अपने अपने डिजिटल बनवाने के लिए अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आगे चल के आपसे मांगे जा सकते हैं। तो अभी आपके पास जैसा है जो भी है आप उसे अपलोड कर देना, क्योंकि इतने समय में आप नहीं बन पाएगा। 4 तारीख आपकी लास्ट डेट है। तो इसके पहले अगर जिनका बनकर तैयार हो जाए तो आप लोग अपना ऑनलाइन डिजिटल वाला अपलोड करेंगे और जिनके पास ऑफलाइन है वो लोग ऑफलाइन वाला कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से नियम सरकार बार बार बदल रही है और भर्ती प्रक्रिया के बीच में ये बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे तमाम अभ्यर्थियों को दिक्कतें भी यहाँ पर हो रही हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें EWS को, तो EWS को भी अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है जिन्होंने EWS सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर जनरल वाले अभ्यर्थियों को ये 4th नंबर का जो पॉइंट दिया गया है ये नहीं लगाने हैं। और ना ही जनरल वालों का कोई सर्टिफिकेट होता है। अदर स्टेट वालों का भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता जाति का, क्योंकि उनको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं लगाना है। अगला है मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उनको मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं लगाना है।
अब कुछ लोग के यहाँ पर ये भी कमेंट आते हैं कि सर अगर हमें जनरल में काउंट किया जाता है तो हमें आरक्षण का लाभ तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट वाले हैं उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, तो चाहे हम डोमिसाइल लगाएं या ना लगाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, देखिए अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो आपको अपलोड करना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगला पॉइंट जो है अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो गेस्ट फैकल्टी का आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं और गेस्ट पर आपने टिक किया है तो आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, तभी आपको गेस्ट का फायदा मिलेगा। अदर स्टेट वालों को गेस्ट का फायदा नहीं मिलता है, तो अदर स्टेट वालों को ये नहीं लगाना है। अगला है दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध या नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दिव्यांगता और भूतपूर्व सैनिक दोनों की बात यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन कहा गया था कि दोनों मान्य किए जाएंगे। तो 7वें नंबर का जो पॉइंट है, इसका लाभ चाहे आप एमपी के हों चाहे आप अदर स्टेट के हों, सभी को मिलता है। तो फिजिकल हैंडीकैप जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप अदर स्टेट से हों या फिर एमपी से हों, आपको यहाँ पर अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगला पॉइंट अगर आप देखें, बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की और डीएलएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर अथवा सभी वर्षों की आपको लगानी है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका बीएड का रिजल्ट तो आ गया है लेकिन उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, नेट वाला रिजल्ट उनके पास है। तो देखिए नेट का रिजल्ट अपलोड करने के अलावा आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि आपकी ऑफलाइन मार्कशीट नहीं आई है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जिनकी मार्कशीट नहीं आई है आप लोग जाकर प्रोविजनल बनवा लें। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ने बनवाई भी होगी। जिसने भी प्रोविजनल मार्कशीट बनवाई है आप लोग प्रोविजनल अपलोड करेंगे, और जिनकी मार्कशीट नहीं बनी है वो लोग नेट वाला अपलोड कर देंगे, क्योंकि अब आपके पास ना तो समय ज़्यादा बचा है और ना ही इसके अलावा कोई विकल्प है। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको कहा गया था कि 9/12/2022 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जिनका रिजल्ट इस तारीख तक नहीं आया है उनके पास विकल्प नहीं है। सेकंड काउंसलिंग में आपको मौका मिलेगा, यहाँ पर आप काउंसलिंग में जरूर भाग लें, डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करें, भले आपको बाद में होल्ड करके बाहर कर दिया जाए, लेकिन काउंसलिंग का आपको अनुभव मिल जाएगा, जिसके चलते आप सेकंड काउंसलिंग में सारी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। वो सभी चीज़ें आपको पता होंगी कि कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। तो काउंसलिंग में आप सभी लोग जरूर भाग लें, और ये कंडीशन बीएड और डीएलएड दोनों के लिए लागू होती है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नहीं है या फिर रिजल्ट नहीं आया है, तो जैसा मैंने आपको बताया है इसी प्रकार से सारी चीज़ आपकी आगे बढ़ेंगी। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा यदि लागू हो तो आपको ये लगाना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति। तो अगर आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना है और एफिडेविट को अपलोड करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आपके नाम उपनाम दोनों में परिवर्तन है तो राजपत्र में परिवर्तन के नाम के प्रकाशन की जो प्रति है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कही गई है कि अगर उपनाम में परिवर्तन है तो आपको शपथ पत्र लगाना है। अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसके लिए शपथ पत्र आपको अपलोड नहीं करना है। और यदि आप गलती से अपलोड कर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऐसी गलतियां वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों के साथ भी हुई हैं। उन्होंने गलती से अपलोड कर दिए थे लेकिन वो अपलोड नहीं होने थे, तो वहां पर मान्य किया गया था। इसको लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है या आपके जाति प्रमाण पत्र वगैरह हैं, वो आपके सही तरीके से अपलोड होने चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग के ये भी कमेंट आते हैं कि सर आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर आपका जो रोजगार पंजीयन है वो लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए आय प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीयन ये दोनों आपके अपलोड नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर क्या मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड होगा या नहीं होगा। तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका अपलोड नहीं होता है, सिर्फ आपको ये चीज़ें ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जानी है, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको बेसिस कर आय प्रमाण पत्र का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ लोग का ये भी डाउट आता है कि सर जैसे मैंने जाति प्रमाण पत्र या फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो क्या होगा। तो जो लोग अपना जाति प्रमाण पत्र या फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो सर्टिफिकेट आपके हैं वो नहीं लगाएंगे तो आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पर होल्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका चयन उसी कैटेगरी के हिसाब से हुआ है। होल्ड करने के बाद आपका निराकरण होगा। निराकरण होने के बाद अगर आप सामान्य कैटेगरी जो आपकी है उससे कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जो आपकी अंतिम चयन सूची बनेगी उसके पहले आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, और उस टाइम पर जो होल्ड किए जाते हैं उनका निराकरण होता है। और निराकरण होने के बाद उन सभी अभ्यर्थियों से अंतिम चयन सूची बनाई जाती है। तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होंगे कि आपको होल्ड कर दिया गया है।
क्योंकि निराकरण के टाइम पर अधिकतर लोगों को कंसीडर कर लिया जाता है और अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो बिल्कुल आपका अंतिम चयन सूची में भी नाम आ जाएगा, आपको प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं प्रक्रिया से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। तो बाहर नहीं करेंगे आपको, पहले आपको होल्ड किया जाएगा, फिर आपका निराकरण होगा और निराकरण होने के बाद ही आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट बनती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग एक एफिडेविट बनवा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके हस्बैंड का नाम हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर का नाम हो, तो आप शादी का एक एफिडेविट बनवा लेंगे जिसके चलते आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी। और एक बात का सभी अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे कि आपको सोच समझ कर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हो सकता है कि आपको एडिट का विकल्प बाद में ना मिले, जैसा कि आपने गेस्ट फैकल्टी में देखा, वहां पर आपको एडिट का विकल्प नहीं दिया गया था। जिन्होंने गेस्ट पर टिक कर दिया था उनको बाद में नॉन गेस्ट करने का मौका नहीं मिला। इसी प्रकार से जो आपके चॉइस फिलिंग वगैरह चल रही है अभी, उसमें भी यही चीज़ें हो रही हैं कि एडिट का विकल्प आपको नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कोई भी गलती ना करें कि आपको बाद में एडिट करना पड़े, और हो सकता है कि एडिट का विकल्प आपको ना मिले। तो इसलिए सोच समझकर थोड़ा सा आप समय ले लें, जल्दबाजी ना करें कि आज से अपलोड है तो आप अभी अपलोड करना स्टार्ट कर दें। थोड़ा समय ले लें, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, धीरे धीरे करके मैं सभी पर वीडियो बना दूंगा आपको कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, और सारी चीज़ें आप देख लें, उसके बाद ही उसको अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ चुकी हैं कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।